हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राज कौशल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीजनल चेंजिंग यानी ऋतु परिवर्तन के बारे में। हिंदी में इसी को हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। ऋतु परिवर्तन। और हम लोग आज ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऋतु परिवर्तन यानी सीजन का जो चेंज होना होता है, जो ऋतुएं बदलती हैं वो कैसे बदलती हैं, कहां पर गर्मी होती है, कहां पर सर्दी होती है, कौन सी तारीख होती है जब भारत में गर्मी होती है, यानी भारत का सबसे गर्म दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है वो जिसमें ऐसा होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है जब भारत के अंदर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, दिन छोटे होते हैं, यानी जाड़ा कैसे आता है, गर्मी कैसे आती है, यानी ऋतुओं का जो पूरा परिवर्तन है, जो इनका बदलाव है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से रीड करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है अर्थ मोशन, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, ये इसकी अक्ष है और अपनी अक्ष पर सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। यानी हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। दोस्तों, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है। तो जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट, देखो वेस्ट टू ईस्ट हम कहने के पहले हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे क्यों बोलते हैं। देखिए ये भी वेस्ट टू ईस्ट है अर्थ का मोशन, और अगर हम इधर से कहें तो ये भी तो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन जैसे ही हमने कहा हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे तो देखो भाई घड़ी चलती है ऐसे, यानी ये तो क्लॉकवाइज है, 12 के बाद 3 बजेगा, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी 12, 3, 6, 9, 12 ऐसे घूमेगी। तो ये तो क्लॉकवाइज है, यानी ये वाला जो एरो बना है ये क्लॉकवाइज को दिखा रहा है, और हमने बोला कि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी ये तो गलत हो गया। तो ये क्या है, ये राइट आंसर हो गया, यानी हमारी अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार से घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये जो पृथ्वी घूमती है अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, उसके बाद एक्सिस पर जो रोटेट करती है तो इससे बनती है रोटेशन, इसको हम कहते हैं रोटेशन, और इस रोटेशन की एक स्पीड होती है। तो जैसे अगर हम बात करें रोटेशन की, रोटेशन, और ऑब्वियस सी बात है ये रोटेशन किसका है, ये रोटेशन अर्थ का है, पृथ्वी का रोटेशन है, और इसी रोटेशन को दोस्तों हम लोग घूर्णन कहते हैं। घूर्णन माने घूमना। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारी पृथ्वी घुमक्कड़ है, घूमती है, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन को इंग्लिश में रोटेट या रोटेशन कहते हैं। रोटेट से बना रोटेट होना यानी रोटेशन या घूर्णन। और जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो इसी के घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, इसीलिए हम इसको दैनिक गति भी कहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे, चूंकि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घूमती रहती है, इसीलिए हम इसको कहेंगे दैनिक गति। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दैनिक गति हो रही है। और दोस्तों, दैनिक गति आप जानते हैं लगभग 24 घंटे की होती है, लेकिन यहां पर हम एग्जैक्ट बात करेंगे। ये जो गति होती है, ये होते हैं, जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का ये जो रोटेशन है, हिंदी में हम कहेंगे घूर्णन या दैनिक गति है। और इसी का एक और नाम है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, तो ये वाला परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण, भ्रमण का मतलब दोस्तों होता है घूमना, और परि का मतलब चारों ओर, यानी अपनी अक्ष के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, इसीलिए हम इसको परिभ्रमण या दैनिक गति या घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ का एक रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है, जिसको हम अमूमन 24 घंटे कहते हैं। तो चाहे आप दैनिक गति कह लो ये है, चाहे आप इसको परिभ्रमण कह लो, चाहे एक घूर्णन कह लो। एक घूर्णन, एक दैनिक गति, एक परिभ्रमण या 1 रोटेशन इज इक्वल टू 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अब
चूंकि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, यानी रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इसके रेवोल्यूशन की। तो जो हमारी अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों, इसी को हिंदी में हम कहते हैं परिक्रमण। परि माने चारों ओर, क्रमण माने जैसे कहते हैं परिक्रमा करना। तो ये परिक्रमा से बना परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी अपनी अक्ष के चारों ओर, और परिक्रमा मतलब किसी के चारों ओर परिक्रमा करें। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान जी की मूर्ति के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों। उसी परिक्रमा से बना परिक्रमण, उसी को इंग्लिश में हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और यहां से चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जहां से चलना स्टार्ट की थी, घूमते घूमते जब दोबारा वहीं पर फिर से पहुंच जाएगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी दोबारा, जैसे यहां से स्टार्ट की और एक चक्कर लगाने के बाद फिर से उसी स्थान पर आ जाएगी, तो हम कहेंगे पृथ्वी ने सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर ली, यानी एक परिक्रमण काल है, यानी एक रेवोल्यूशन है। और दोस्तों ये जो घूमने का चक्र है पृथ्वी का, पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 1 वर्ष का लगता है। इसीलिए हम इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति। ठीक है, यह है वार्षिक गति, वार्षिक गति, वार्षिक वर्ष, वार्षिक गति का मतलब वर्ष में, एक वर्ष में। और देखिए यह है दैनिक गति, यानी दिन और रात में। तो यहां पर दैनिक गति होगी, यहां पर वार्षिक गति, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और दोस्तों ये जो वार्षिक गति होती है, यानी रेवोल्यूशन जो परिक्रमण होता है, ये होता है 365 दिन 5 घंटे, यानी 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। ये होता है हमारी अर्थ का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना, यानी इतने समय में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अब लिखा हुआ है अर्थ मोशन, ये मोशन हो गया। दोस्तों यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो कितने स्पीड में घूमती है, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो स्पीड कितनी होती है। तो यहां पर जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, यानी अपनी एक्सिस पर जो घूमना है, इसकी जो रेवोल्यूशनरी स्पीड है, रेवोल्यूशनरी स्पीड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरी स्पीड, और इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 1675 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1675 किलोमीटर हमारी अर्थ रोटेट कर जाती है। अगर वहीं पर हम रेवोल्यूशनरी स्पीड की बात करेंगे तो इसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी अगर हम एक घंटे की बात करें तो ये लगभग 1,08,000, ठीक है, 8,000 किलोमीटर पर आवर, 1,08,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। ये है रेवोल्यूशनरी स्पीड। हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर जब घूमती है तो एक घंटे में 1675 किलोमीटर घूम जाती है एंटी क्लॉकवाइज, और सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, उसके बाद रोटेट करती है। दोस्तों इसी टिल्टिंग की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का निर्माण होता है। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी इसी वजह से ही बनता है। तो यहां पर हमने स्पीड बात कर ली, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दोस्तों ये हमारी अर्थ बनी है, और हमारी जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर में, यहां पर
सेंटर में यहां पर एक लाइन है, ये इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ये है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर को दोस्तों हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। इक्वेटर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। और इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वाली रेखा है, ये है भूमध्य रेखा। ऐसी रेखा जो भूमि को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। दोस्तों इसके ऊपर यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री पर एक ये रेखा बनी है और एक यहां पर दूसरी रेखा बनी है 23.5 डिग्री पर ये रेखा बनी है। दोनों ही रेखाएं हैं, इनका जो एंगल है वो सेम है 23.5 डिग्री। इसका भी एंगल है 23.5 डिग्री। दोनों का एंगल सेम है। सेम क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये सरफेस है और ये इसकी एक्सिस है। अगर ये सीधी होती एक्सिस, हमारी पृथ्वी झुकी ना होती, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है, ये 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। ये वाला जो एंगल है ना, ये है 23.5 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बचता है ये टोटल 90 है, 90 माइनस 23.5, तो ये वाला जो एंगल बचता है ये है 66.5 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 66.5 और 23.5 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारी एक्सिस अर्थ की जो है वो टिल्टिंग जो है वो 23.5 डिग्री है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पर बनती है, और कैंसर के साथ साथ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 पर बनती है। तो जब भी हम किसी रेखा को लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका हेमिस्फीयर कौन सा है, और फिर लिखते हैं कि वो लैटिट्यूड नंबर है कि लॉन्गिट्यूड नंबर है। ठीक है, तो ये एक लैटिट्यूड नंबर है, आप सभी जानते हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्यों? क्योंकि यहां पर है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और यहां पर है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, यह है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तर में है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रेखा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसके सामने हम पहले लिखेंगे नॉर्थ, उसके बाद लिखेंगे नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके बाद लिखेंगे कि एक लैटिट्यूड नंबर है तो लिख देंगे लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। दोस्तों इसी को हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा, और कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जानते हैं आप। इसको चूंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए हम लिखेंगे साउथ लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड नंबर है तो लिखेंगे साउथ लैटिट्यूड। इसी को हम लोग मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली हमेशा कर्क रेखा होती है, नीचे वाली हमेशा मकर रेखा होती है, और इन दोनों का एंगल सेम होता है। चूंकि हमें ऋतु परिवर्तन पढ़ना है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे ही क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इस पूरे क्षेत्र में पूरे वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें यानी लंबवत किरणें पड़ती हैं, और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में पूरे वर्ष भर भीषण गर्मी बनी रहती है, खूब गर्मी रहती है, और इतनी ज्यादा गर्मी रहने की वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र तपता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ना तो सूर्य कभी कर्क रेखा के ऊपर जाता है, ना तो कभी मकर रेखा के नीचे जाता है, ये हम अगली स्लाइड में समझ लेते हैं। देखिए
देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। और हमारी अर्थ ये है एक रेखा जो हमारी पूरी अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं आप। यही है 0 डिग्री, 0 डिग्री लिख देते हैं। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा भी कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं ऐसी रेखा जो भूमि के मध्य से गुजरती हो यानी पास होती हो, यानी इक्वेटर। इक्वेटर या इसी को विषुवत रेखा कहेंगे। चूंकि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसीलिए इसकी जो टिल्टिंग होगी 23.5 डिग्री होगी। यहां पर देखिए रेखा बना रहे हैं, यह है 23.5 डिग्री की रेखा, ये एक रेखा बन गई। और जितने डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, उतने ही एंगल सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा। ये दोनों रेखाओं का एंगल सेम होगा, और सेम होगा तो हम यहां पर इनका नाम लिख देते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां पर इसके सामने भी हम एंगल सेम होगा दोनों का, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। और इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। अब देखिए जो सीजनल चेंजिंग होता है वो इन्हीं के बीच में होता है। ना तो कभी सूर्य की किरणें, ना तो सूर्य की किरणें जाएंगी, सूरज कहीं नहीं जाएगा। सूर्य ना तो कभी इस कर्क रेखा के ऊपर जाएगा, ना तो मकर रेखा के नीचे जाएगा, वो इसी बीच में अप एंड डाउन करता रहेगा। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहां पर क्या होता है कि जो सूर्य होता है हमारा, जब कर्क रेखा पर पहुंचता है तो यहां पर डेट होती है 21 जून, 21 जून। और जब 21 जून की डेट आती है तो इस पूरी कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें या लंबवत किरणें मौजूद होती हैं, पड़ती रहती हैं, और यहां पर गर्मी बढ़ती है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी कर्क रेखा के ऊपर हमारा अपना भारत है। ये है हमारा भारत, ये देखिए ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये जब 21 जून की डेट होगी तो इस 21 जून को इस पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज होगा, और जहां सूरज होगा वहां गर्मी ज्यादा होगी। तो सभी जानते हैं सूरज से ठंडी जाड़े की तो उम्मीद करना बेकार है, यानी जहां भी सूर्य होगा वहां पर बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी। डेट है जून की। और याद थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि जब भारत में हम लोग रहते हैं, चूंकि भारत में रहते हैं तो अपने से तुरंत कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है। तो जब 21 जून की डेट होती है तो आप सोचिए कि भारत के अंदर कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। और जब भीषण गर्मी पड़ती है यानी गर्मी का सीजन होता है, यानी दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, रातें गर्मियों में छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं, और बहुत गर्म दिन होते हैं, ठीक है। तो जब 21 जून होगा तो इस पूरी कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें या तिरछी किरणें पड़ेंगी। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहां पर पूरी रेखा पर जितने भी देश पड़ेंगे उन सभी देशों में एक समान स्थिति होगी। और लगभग 18 देश पड़ते हैं कर्क रेखा पर, तो उन 18 देशों में से एक हमारा अपना भारत देश भी है। तो उन सभी देशों में एक जैसी कंडीशन होगी, यानी भीषण गर्मी होगी। तो यहां पर 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और गर्मी भी सबसे ज्यादा होती है, यानी पूरे वर्ष का सबसे गर्म दिन और पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन। दोनों बातों को मिला लें तो हम कहेंगे 21 जून को कर्क रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है। वर्ष का पूरी की बात कर रहे हैं। तो यहां से जब सूर्य शिफ्ट होता है तो धीरे धीरे सूर्य की शिफ्टिंग होती है, और ये शिफ्टिंग इक्वेटर की ओर होती है। अब देखिए धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है, और अभी सूर्य पहुंच गया हमारा यहां पर। सूर्य की कंडीशन चेंज हो गई, और जब सूर्य की कंडीशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, अब सूर्य यहां आ जाएगा। तो यहां पर जो डेट होगी
वो देखिए डेट कौन सी होगी, यहां पर 23 सितंबर होगा। और जब 23 सितंबर होगा तो 23 सितंबर में सूर्य की स्थिति कहां पहुंच गई, इक्वेटर पर पहुंच गई। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी सेंटर पार्ट में पहुंच गई। और आप जानते हैं कि सेंटर का मतलब जितना ऊपर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों से जो इक्वेटर की दूरी है वो बीचों बीच में है, ये सेंटर है, अर्थ का सेंटर पार्ट है, इसीलिए लिखा गया 0 डिग्री। इसका कोई डिग्री नहीं, बीचों बीच में तो 0 डिग्री। तो यहां पर जब सूर्य पहुंचेगा दोस्तों, तो यहां पर सूर्य की जो डेट होगी पहुंचने की वो होगी 23 सितंबर। और 23 सितंबर में सूर्य अर्थ के सेंटर पार्ट में होगा, इसीलिए ना तो यहां दिन बड़ा होगा ना तो रात छोटी होगी, यानी दिन और रात बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब जितने घंटे का दिन उतने घंटे की रात होगी, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर याद रखिएगा हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। और डेट है कब बराबर होते हैं, 23 सितंबर को बराबर होते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी रोटेट करती रहती है और 23.5 डिग्री पर टिल्टिंग है, इसी वजह से सूर्य शिफ्ट होता है भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर। और जब ये मकर रेखा पर पहुंचता है तो यहां पर दोस्तों डेट हो जाती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में जो सूर्य है वो अब कर्क रेखा से चला था, भूमध्य रेखा पर पहुंचा 23 सितंबर को, और उसके बाद 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर पहुंच चुका है। यानी अब कंडीशन यहां पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर यह होगी कि सूर्य पहुंचा है तो यहां पर भीषण गर्मी पड़ रही होगी। यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है उसका ठीक उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध का उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होगा। हमने आपसे कहा कि यहां पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति है, यानी यहां वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा 22 दिसंबर पे सबसे छोटा दिन और सबसे ठंडा दिन होगा। जरा याद करिए 21 जून को यहां पर सूरज था इस पूरी कर्क रेखा पर, तो यहां पर हमने बोला था सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन है। लेकिन अगर हम बात करें 21 जून को, इसी कंडीशन में 21 जून को जब सूरज यहां है तो यहां गर्मी और दिन बड़ा है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन है। लेकिन 21 जून को मकर रेखा पर कौन सी कंडीशन होगी, तो यहां पर वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे ठंडा दिन होगा। शिफ्ट होते होते सूर्य 22 दिसंबर पहुंचा है, और पहुंचा कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर यानी मकर रेखा पर। तो यहां पर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन हो जाएगा, और इसका ठीक उल्टा कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन और सबसे ठंडा दिन होगा। जरा गौर फरमाइए, यहां 22 दिसंबर को भारत में यहां तो दिन बड़ा है, और हमारे यहां भारत में 22 दिसंबर को दिन छोटे होते हैं, और इनफैक्ट सबसे छोटा दिन होता है। और हमने बोला 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे भीषण गर्मी पड़ेगी, तो हमारे यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा यानी सर्दी पड़ रही होगी। और आप देखिए 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी होती है, दिन छोटे होते हैं, जबकि यहां पर 22 दिसंबर को गर्मी होती है और दिन बहुत बड़े होते हैं। चूंकि पृथ्वी हमारी हमेशा रोटेट करती रहती है, बहुत घूमती है हर समय, इसीलिए ये 22 दिसंबर के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 साल खत्म, नया वर्ष लग गया, 1 जनवरी आ गया। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में जब पहुंची सूरज की स्थिति हुई तो फिर से ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज पहुंच गया, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंच गया है, सेंटर पार्ट में फिर से आ गया। तो जब सेंटर पार्ट में पहुंचता है तो यहां पर जो डेट है वो डेट हो जाती है 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर फिर से पहुंच चुका है, यानी फिर से वही कंडीशन होगी जो थोड़ी देर पे, ये वाली कंडीशन वही होगी जो ये वाली है, और ये वाली कंडीशन 21 मार्च है, और ये पहले वाली कंडीशन 23 सितंबर थी।
यानी 21 मार्च को वही कंडीशन होगी जो 23 सितंबर को हो चुकी है। यानी कहने का मतलब फिर से दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो यहां से दोस्तों फिर से, चूंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, इसीलिए सूर्य की स्थिति बदलेगी और फिर से सूर्य घूमते घूमते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच जाएगा। डेट हो जाएगी 21 जून। यानी कुल मिलाकर ये एक चक्र पूरा करता है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। अब यहां पर ये जो पॉइंट है इक्वेटर वाला, यानी 21 मार्च से 21 जून के बीच में ये लगभग 3 महीने का अंतर होता है। ठीक है, और 21 जून से 23 सितंबर ये है, ये 21 जून है, इन दोनों के बीच में भी 3 महीने का अंतर होता है। यानी 3 और 3 6 महीने। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो इक्वेटर लाइन के ऊपर जो सूर्य की सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो 6 महीने की है। यानी उत्तरी गोलार्ध में सूरज 6 महीने रहा है। और इधर भी देख लेते हैं, यहां पर 23 सितंबर है और यहां पर 22 दिसंबर है, इसके बीच में भी 3 महीने का अंतर होगा। ठीक है, और 22 दिसंबर यहां है और 21 मार्च यहां है, तो इन दोनों के बीच में भी लगभग 3 महीने का अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 6 महीने रहा और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने रहा। 6 और 6 12 महीने, यानी पूरा 1 वर्ष कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब सूर्य 21 मार्च को होगा, डेट होगी, तो 21 मार्च को इक्वेटर पर होगा। लेकिन जैसे ही अगली डेट लगेगी, यानी 22 मार्च होगी, तो इस 22 मार्च को दिख नहीं रहा होगा, रुकिए मैं फिर से कर देता हूं। इस 22 मार्च को, 22 मार्च, इस 22 मार्च को सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री कर गया और यहां पर जब पहुंचेगा तो 23 सितंबर होगी। लेकिन एक दिन पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, तो 23 सितंबर को यहां पर डेट होगी 23 सितंबर। यानी 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच में सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। इस दौरान नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होगा। क्या होगा? 6 महीने का दिन होगा। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई कंडीशन होती है तो इसका जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यानी 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच में नॉर्थ पोल पर तो 6 महीने का दिन हो रहा होगा, लेकिन इसी दौरान दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो रही होगी। अब देखिए, जब यहां पर सूर्य पहुंचेगा तो डेट हो जाएगी 23 सितंबर। लेकिन जैसे ही अगली डेट लगेगी, अगली डेट कौन सी देखिए बता रहे हैं, अगली डेट कौन सी? 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर। 24 सितंबर जैसे ही लगेगी, सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री कर जाएगा और 21 मार्च को यहां आएगा। लेकिन एक दिन पहले यानी 20 मार्च को सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में ही होगा। यानी 24 सितंबर से 20 मार्च के बीच में सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसी दौरान साउथ पोल पर 6 महीने की अब रात हो जाएगी। यहां पहले थी, तो अब क्या होगा? सूरज चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और इसी दौरान उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होगा और जब 6 महीने का दिन यहां होगा तो इसी बीच में टाइम पीरियड में साउथ पोल के पर 6 महीने की रात होगी। और अगर सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होगा और जब यहां 6 महीने का दिन हो रहा होगा, इसी दौरान यानी 24 सितंबर से 20 मार्च के बीच में नॉर्थ पोल पर 6 महीने की रात चल रही होगी। 6 महीने की रात का मतलब 6 महीने पूरी रात नहीं होती, इसमें भी 24 घंटे में 1.5 से 2 घंटे की दिन होता है, बाकी रात होती है। जैसे 6 महीने का दिन है तो 1.5 से 2 घंटे की रात होगी, बाकी दिन का पीरियड ज्यादा रहेगा। तो ऐसे इधर होगा, ऐसे इधर होगा। तो दोस्तों ये जो ऋतु परिवर्तन है आपने समझा, यही ऋतुओं का परिवर्तन है। और धीरे धीरे 6 महीने में देखिए, यहां पर सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रहा है और यहां पर 21 जून को पहुंचा था, तो यानी 6 महीने के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। और अभी जो है डेट, अभी जो मंथ चल रहा है
मई चल रहा है, और दोस्तों यहां पर जून है, ये देखिए, और यहां पर जून, यहां पर कहीं सूर्य की स्थिति होगी, ठीक है। मार्च चल रहा है। अब देखिए, अगर ये 3 महीने का पीरियड है तो हम इतना एक होगा और इतना 2 होगा, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो मार्च और अप्रैल और मई लगभग यहां के आसपास सूर्य होगा, क्योंकि 21 एक महीना बचेगा ये, और 21 मार्च के बाद लगभग यहां से इतना, ये इतना दे पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 1 महीना होगा, और 1 महीने के बाद लगभग सूर्य 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है, इसीलिए धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है, और 21 जून को भीषण गर्मी हमारे यहाँ होगी और स्थितियां चेंज होगी, और 23 सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य रहेगा, इसीलिए गर्मी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी खत्म हो जाएगी। जब 24 तारीख लगेगी तो सूर्य चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाएगा, इसी को हम कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य जाता है तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण में हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो 23 सितंबर और 21 मार्च की डेट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 23 सितंबर और 21 मार्च की जो डेट है, इसके बारे में कुछ कहा जाता है। 23 सितंबर को इस तारीख को कुछ कहते हैं, और 21 मार्च को भी कुछ कहते हैं। ये सवाल भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। जो 23 सितंबर है, इसी 23 सितंबर को हम लोग कहते हैं शरद विषु। शरद विषु, शरद विषु, और शरद विषु को इंग्लिश में आउटम इक्विनॉक्स कहते हैं। आउटम इक्विनॉक्स। दोस्तों इक्विनॉक्स का मतलब होता है विषु से, इक्विनॉक्स का मतलब विषु, और दोस्तों विषु का मतलब होता है सम। विषु माने सम, और सम माने बराबर। तो जैसे ही आए सम माने बराबर, तो दिमाग में ये लाइएगा, क्या बराबर? दिन और रात बराबर। चूंकि ये 23 सितंबर यहां की बात कर रहे हैं, यानी 23 सितंबर को आउटम इक्विनॉक्स मनाते हैं, यानी शरद विषु मनाते हैं, और इस समय दिन और रात की स्थिति सेम होती है, यानी जितने घंटे का दिन होगा उतने ही घंटे की रात होगी, यानी ना तो दिन बड़ा होगा ना रात छोटी होगी, दोनों इक्वल होंगे, एक समान होंगे, बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। तो यहां पर ये याद रखिएगा दोस्तों। इसी इक्वेटर से, इक्वेटर बना है, इक्विनॉक्स से बना इक्वेटर, और विषु से बना विषुवत रेखा। इसी से नाम आए हैं। इसी से क्या बना? इसी इक्विनॉक्स से बना इक्वेटर, इसी से इक्वेटर बना, और इस विषु से विषुवत रेखा बना। विषुवत रेखा, कहीं और से नाम नहीं आते। जैसे हमने कहा भूमध्य रेखा, ऐसी रेखा जो भूमि के मध्य से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा नाम पड़ गया। इसका कोई डिग्री नहीं होता, इसीलिए 0 डिग्री रखा गया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यह है 21 मार्च। तो दोस्तों 21 मार्च जब होती है, तो इस 21 मार्च को हम लोग बसंत विषु कहते हैं। बसंत विषु, बसंत विषु, और इस बसंत विषु को स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो इस इक्विनॉक्स को फिर से हम पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स का मतलब विषु, इक्विनॉक्स का मतलब विषु, विषु का मतलब सम, सम का मतलब बराबर। तो सवाल पूछेंगे क्या बराबर? दिन और रात बराबर। जितने घंटे का दिन उतने घंटे का रात। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये बात समझ में आई? आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब लिखा हुआ है पेरीहेलिन एंड अफेलिन। दोस्तों पेरीहेलिन और अफेलिन, हिंदी में इसको हम कहते हैं उपसौर। ये कंडीशन होती उपसौर की, बताएंगे अभी कौन सी, और अफेलिन को हिंदी में कहते हैं अपसौर। उपसौर, अपसौर, ये दो टॉपिक हैं। उपसौर अपसौर का टॉपिक एक ही है, लेकिन दो कंडीशन है। अब होता क्या है देखिए, ये भी समझ लीजिए। यहां पर एक कंडीशन ये है, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, और हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। पूरे वर्ष भर में एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ये हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। और एक कंडीशन ऐसी होती है जब इन दोनों के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये जो दूरी है ये मैक्सिमम है,
मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये जो दूरी है ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये मैक्सिमम है, अधिकतम दूरी, यानी साल भर में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी और सूर्य सबसे दूरी पर होंगे, अब उससे दूरी पर नहीं जा सकती पृथ्वी। और एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होगी, अब इससे नजदीक भी नहीं आ सकती। ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो इनके बीच की दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ ठीक है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो ये होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक, अगर हम बात करें इन दोनों की औसत दूरी की, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस किसके किसके बीच की, अर्थ बिटवीन सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। ठीक है, औसत दूरी की बात करेंगे तो औसत दूरी निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे और आ जाएगा लगभग 15 CR किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी है, एवरेज यानी औसत, औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं उपसौर, यही है उपसौर। और जो अधिकतम दूरी होती है इसी को हम कहते हैं अपसौर। तो सवाल पूछा जाता है कि उपसौर कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये 3 जनवरी को मनाते हैं, और जो अपसौर होता है ये हमेशा 4 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अब ट्रिक कैसे याद करेंगे दोस्तों, उप का मतलब होता है छोटा, ये जो उप लिखा है उप माने होता है छोटा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी। तो ये जो उप है, उप का मतलब छोटा, छोटे का मतलब मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, और ये अप है, अप का मतलब थम्स अप, यानी अप माने बड़ा, बड़ा यानी बड़ी दूरी, ऐसे याद रखेंगे, बड़ा, अप माने बड़ा मतलब बड़ी दूरी, उप माने छोटा यानी छोटी दूरी। यानी जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो हम उपसौर कहेंगे, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो हम अपसौर कहेंगे। अब देखिए, और याद कैसे करेंगे, डेट कैसे याद रखेंगे, देखिए उपसौर जब है तो उपसौर यानी कम दूरी है, उप माने छोटा। अब देखिए 3 छोटा है 4 से, 4 क्या है, अप है, 3 क्या है, उप है, 3 उप है 4 अप है। इसको हम कह सकते हैं 4 अप है 3 से, या कह सकते हैं 3 उप है 4 से, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए 3 पहले आता है, 3 पहले आता है तो जनवरी भी पहले आती है, ये 3 जब पहले आता है तो यहां पर जनवरी भी पहले आती है, और जब 4 बाद में आता है देखो जुलाई भी बाद में आती है। तो आप ऐसे भी कलेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेमोरी में सेव कर सकते हैं। यानी 3 के साथ हमेशा जनवरी आएगी और 4 के साथ हमेशा जुलाई आएगी। और देखिए एक तरीका, देखिए यहां पर लिखा है 3 हमने लिखा है, और यहां पर देखिए जनवरी में 1 2 3 JAN लिखा हमने, तो 3 से 3 ऐसे याद कर लो। और यहां देखो 4 लिखा है तो डिजिट में देखो 1 2 3 4 JULY 4 लिखा है, तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। और देखिए यहां पर देखिए 3 लिखा है तो ये 3 है, और देखिए पहले से इसमें 3 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि 3 यानी उप माने 3 जनवरी। ठीक है, और जनवरी पहले आता है यानी मिनिमम डिस्टेंस होगी तो हम जल्दी दूरी को तय कर लेंगे। और ये देखिए 4 लिखा है, तो यहाँ देखिए पहले वाले में हमने कारीगरी की थी तो इसमें भी कारीगरी कर दीजिए, देखिए ये पहले से 4 बनना है। तो आप कहीं ना कहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपने ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया से समझा होगा। उपसौर हमेशा 3 जनवरी को मनाते हैं और अपसौर हमेशा 4 जुलाई को मनाते हैं, ये बात आपको याद हो चुकी होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।